नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार है, फ्राइडे, और आज आपसे बात थोड़ी एनालिसिस की करते हैं। फ्राइडे को कोशिश करता हूं कि थोड़ा एनालिसिस करूं, डेटा के बातचीत करूं आपके साथ। अ, दो चीजें बिल्कुल अहम हैं जो जब आप इसको एक दूसरे ढंग से देखने की कोशिश करें और डेटा को अभी से लेके 2029 माफ कीजिएगा, अगले लोकसभा इलेक्शन तक, मतलब 26, 27, 28, 3 साल बीच में है, और इन 3 सालों में 20 विधानसभा के इलेक्शन होने हैं। मैं एक साथ में चार्ट लगा दे रहा हूं जिसमें आपको ये पता लग जाए कौन से स्टेट में कब इलेक्शन है। 2026 में 5 स्टेट में इलेक्शन है, 2027 में जैसा आप देख रहे हैं 6 स्टेट में इलेक्शन है, और 2028 में 9 स्टेट में इलेक्शन है, तो कुल 20 स्टेट में है। फिर आप जब इसके आगे चलिए तो आपको एक कॉलम दिखेगा जहां पे मैंने लिख रखा है कि कौन रूलिंग। तो बीजेपी कहां कहां रूलिंग स्टेट है, क्योंकि ये बात हो रही है डबल इंजन की। मोदी जी बार बार कह रहे हैं डबल इंजन डबल इंजन। एक्चुअली डबल इंजन का जो मोदी जी जिसको डेस्परेटली कहते हैं ना कि डबल इंजन होगा तभी विकास होगा, एक्चुअली विकास नहीं होगा। डबल इंजन होगा तभी बेईमानी होगी, तभी वोट चोरी होगी, तभी वोट लूटा जाएगा। अगर डबल इंजन नहीं है तो ये नहीं हो पाएगा। और ये आप अभी हाल के दिनों में जिस तरह से तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, यहां पे डेस्परेशन देख रहे हैं, वो साफ जाहिर हो रहा है। तो मोदी जी के लिए तरक्की नहीं है, वोट चोरी के लिए, वोट लूटने के लिए डबल इंजन होना जरूरी है। तो इसलिए कहां कहां डबल इंजन है ये मैंने इसमें मार्क किया है। 2026 के जो 5 जगह इलेक्शन है उसमें एक ही जगह बीजेपी रूल है। पुदुचेरी में एनडीए की सरकार है और बीजेपी का सहयोगी दल है, वहां उतनी दिक्कत नहीं, लेकिन बीजेपी रूल असम है। फिर 2027 में जब आप आते हैं तो 6 में से 4 जगह बीजेपी की सरकार है। गोवा, मणिपुर, यूपी और गुजरात, ये 4 जगह बीजेपी डबल इंजन है। और फिर जब आप 2028 में आते हैं तो 9 में से 4 जगह फिर से बीजेपी की सरकार है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा। मेघालय, नागालैंड में कहने को एनडीए है, लेकिन वो तो वहां की लोकल पार्टीज हैं। जो जो दिल्ली में बैठेगा, जो दिल्ली के में रहेगा, वो उसी के साथ जाती है। अब इसके बाद का एक कॉलम देख लीजिए। मैंने केवल उन 8 स्टेट जहां पे बीजेपी की सरकार है, केवल उनकी बात कर रहा हूं, मैं और किसी की बात नहीं कर रहा हूं। और उन 8 स्टेट में, केवल उन 8 स्टेट में ये देख लेना है कि कहां पे किसकी कितनी सीटें हैं। और जब आप इसको देखते हैं तब आपको कुछ चीजें और क्लियर होने लगती हैं। वो मैंने नीचे वो दे दिया, आप उसको देख लीजिएगा, आपको उससे एक जनरल आइडिया हो जाएगा कि मैं किस दिशा में और क्या बात कर रहा हूं। और मतलब मैं ये इस दृष्टि से कह रहा हूं कि अब जरा ये देखिए कि कुल 189 सीट्स हैं इन जगह पे जहां पे बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन सरकार है। 189 टोटल सीट्स हैं, जिसमें 80 तो केवल यूपी में ही है। और बीजेपी के पास उस 189 में 123 सीट है, तो बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब जरा सिलसिलेवार चला जाए कि बीजेपी की स्थिति इन स्टेट्स में क्या है, एक आपके साथ रिव्यू कर लें। क्योंकि इन सारी स्टेट में जहां पे बीजेपी की डबल इंजन सरकार है, चाहे वो असम हो, चाहे गोवा हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा। त्रिपुरा को छोड़ के बाकी 7 स्टेट में डायरेक्ट कांग्रेस से फाइट है, कोई और तीसरी पार्टी नहीं है, डायरेक्ट कांग्रेस से फाइट है। त्रिपुरा में लेफ्ट का बोलबाला, लेफ्ट कितना अच्छा करेगा नहीं करेगा ये देखने वाली बात होगी। अब जरा एक एक स्टेट की बात करें। असम, असम में ये बताइए कि अब मैं ये भी बताऊंगा कि एसआईआर का मैनिपुलेशन एसआईआर पे क्यों है और वोट चोरी कैसे हो रही है, वो आपको सामने सामने दिखेगा। हाँ, ये तो हो रही है। असम में अगर आप किसी से भी पूछ लीजिए, हिमंता बिस्व शर्मा जो वहां पे हैं, जो इस समय चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी गुडविल है कि उनकी इलविल है। जब वो आज से 2022 में चीफ मिनिस्टर बने थे, तो उसके मुकाबले आज एंटी इनकम्बेंसी है कि नहीं है, उस समय उनकी गुडविल क्या थी और आज क्या है, पॉपुलैरिटी क्या है, ये आप खुद पूछ लीजिए। जो मेरे जानकार लोग हैं जो हैं, उनका कहना है कि उनकी इलविल हो गई है, लोग अब उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। और वहां पे कांग्रेस के पास एक बहुत बड़ा वो हुआ, गौरव गोगोई ने इधर मतलब एज अ नेता
बहुत ग्राउंड कवर किया है और उनकी केवल असम में नहीं, उनकी अब वो उनको स्वीकार किया जा रहा है एज अ नेशनल, एज अ राष्ट्रीय नेता। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो ये तो पहला डबल इंजन हुआ। दूसरा डबल इंजन आ जाइए गोवा में। गोवा में बीजेपी की सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी है। यहां पे मैं एक जरा चीज आपसे ये समझाना चाहूंगा, यहां हुआ क्या था। बीजेपी की 13 से सीटें बढ़ के हो गई थी 20। ये हुआ कैसे, जरा इसको समझ लीजिए। बीजेपी के वोट बढ़े 32 से 33%, वोट बढ़ा 1%, लेकिन सीटें बढ़ी 13 से 20। अब वहां पे एक जो समझने वाली चीज है, वहां पे डायरेक्ट फाइट है कांग्रेस की, कि वहां पे आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ने पहुंच गई। अब एक चीज जरा इस पे भी थोड़ा रुक के हम लोग बात कर लें कि अब आप ये बताइए, आम आदमी पार्टी आज से 4 साल पहले जहां खड़ी थी और आज जहां पे खड़ी है, क्या वहां पे खड़ी है? आम आदमी पार्टी क्या थोड़ी डिस्क्रेडिट नहीं हो गई है? आम आदमी पार्टी जब इंडिया गठबंधन से बाहर वॉकआउट कर गई है, तो क्या वो मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाने वाला जो स्पेस सोचती थी या सपना देखती थी, क्या वो अब रह गया है? तो आम आदमी पार्टी को गोवा में 7% वोट मिले थे और 2 सीटें भी मिली थी। और एक और चीज जान लीजिए, ये जो प्रशांत किशोर जी का उस समय था कि कैसे बीजेपी को जिताया जाए, वो कहे नहीं थे, लेकिन जो एजेंडा था, गोवा में ले जाके ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को इन्होंने लड़वाया था और 5% वोट मिले थे। 12% वोट का सीधे सीधे जो विपक्ष के वोट थे वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे और इसीलिए वहां बीजेपी ने बेहतर किया था। इस बार मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस सरकार बन जाएगी, लेकिन बीजेपी के लिए उतना आसान नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश को सबसे बाद में करूंगा, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, शायद उत्तर प्रदेश के बारे में मैं बहुत सी चीजें और कहूं। अब आ जाइए गुजरात में। गुजरात में भी जरा इसी तरह की कोई एक चीज समझ लें। अच्छा, और साथ में ये वोट चोरी चल रही है। वोट चोरी इज अ कंसिस्टेंट थिंग जो उस समय तक पकड़ा नहीं गया था कि वोट चोरी हो कैसे रही है। अब तो सब सामने है कि बेल्जियम से लेके अर्जेंटीना से लेके कहां कहां से वोटर बुलाओ, एक ही वोटर को 6 जगह कराओ, वो तो अब सामने आ गया है। गुजरात में जब 2000 इससे या भी जो इलेक्शन, मतलब 2027 का जो इलेक्शन हो रहा है, उससे पहले 2023 का हुआ, नहीं 22 का हुआ, उससे पहले 2017 का हुआ था। 2017 से 2022 के बीच में बीजेपी की 99 सीट थी 2017 में, वो बढ़ के हो गई थी 156, 99 टू 156, मतलब ट्रेमेंडस, बिल्कुल आर पार। कांग्रेस की सीट जो 2017 में 77 थी, वो घट के हो गई थी 70। अब जरा ये समझ लीजिए, कांग्रेस का वोट जो था वो 27% रह गया था। कितना और कम हुआ था? कांग्रेस का वोट कम हुआ था 14%, 14% कांग्रेस के वोट में गिरावट आई थी। लेकिन एक चीज इंटरेस्टिंग है, और फिर आपको बहुत सी चीजें जो कहा जाता है ना, बीजेपी की बी पार्टी, बीजेपी की बी टीम। आम आदमी पार्टी का वोट कितना बढ़ा था, ये जरा चेक करिए। आम आदमी पार्टी का वोट बढ़ा था 13%। बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। अगर किसी तरह से अंग्रेजों की इस नीति का कोई आज की तारीख में उसका उत्तराधिकारी और उसको बिल्कुल ठीक से कोई करता है, तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। और ये आप खुद देखेंगे कि बांटो और रूल करो, और दूसरा नफरत, एक दूसरे के बीच में अविश्वास फैलाओ, नफरत फैलाओ, घरों में फूट डालो। अखिलेश यादव के घर में, लालू यादव के घर में, जो भी आप वो ले लीजिए, हर एक के घर में कुछ ना कुछ फूट डाल के इधर का उधर करो। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के वोट परसेंटेज घटे 14, आम आदमी पार्टी को वहां वोट मिले 13%। अब आ जाइए 36। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज की तारीख में कांग्रेस, मैं ये नहीं कह रहा हूं कांग्रेस वहां कोई सरकार बना देगी और कोई बीजेपी की बहुत बुरी स्थिति है, नहीं। लेकिन 2022 के मुकाबले बीजेपी की आज वो स्थिति नहीं है। पुल अब बिल्कुल साफ साफ हो गया कहां पुल गिर रहे हैं। मतलब सारा भ्रष्टाचार से लेके मिसमैनेजमेंट बिल्कुल पराकाष्ठा पे। अब आपको अगले जो 3 स्टेट में बता रहा हूं, उस समय तक बीजेपी ने, जब 2023 का इलेक्शन हुआ विधानसभा का, तो बीजेपी ने ये प्रैक्टिस ठीक से कर लिया था कि वो वोट की चोरी कैसे की जाती है। वो तब तक बीजेपी हैज मास्टर्ड दैट आर्ट। अब जरा
छत्तीसगढ़ का आपको है। पहले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 3 स्टेट की बात करेंगे जो बीजेपी रूल्ड है, और फिर त्रिपुरा। छत्तीसगढ़ में कुल 90 सीटें हैं। बीजेपी 39 सीटें थी उसकी, उससे पहले वाली विधानसभा, वो बढ़ के हो गई थी 54। बीजेपी का वोट परसेंटेज का क्या हुआ था? 33% से 46%। बीजेपी का वोट परसेंट 33 से 46%। कांग्रेस की सीटें 68 थी उससे पहले वाली विधानसभा में। 2023 में वो घट के हो गई 33। अब हुआ क्या उससे? हुआ ये कि जरा इसको ध्यान रखिएगा, बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ता है 33 टू 46, 13% वोट बढ़ना है। कांग्रेस का वोट परसेंटेज कितना गिरा? 43 टू 42। कांग्रेस अपने वोट नहीं खोई छत्तीसगढ़ में, वोट वही रहा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि अजीत जोगी साहब की पार्टी का 8% वोट मिला और मायावती जी की बीएसपी को मिला 4%। और ये जो वोट था, जो दलित और ट्राइबल्स वोट थे, इसमें वोट को डिवाइड करने में बीजेपी सक्सेसफुल हो गई। और इसलिए जो ट्राइबल के वोट थे और जो शेड्यूल कास्ट के वोट थे, जो विपक्ष को पड़ रहे थे, उसमें बीजेपी ने डिवाइड कर दिया। और ये एक बड़ा गेम चेंजर था। एक और चीज, और यहां पे कांग्रेस ने, अगर आप वैसे देखिए तो ऐसा बुरा नहीं किया था। अब आ जाइए मध्य प्रदेश। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वोट चोरी का ये सब आपको दिखेगा कैसे कैसे हो रहा है। बीजेपी 109 सीट थी पहले इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में 163 हो गई, 163। वोट परसेंटेज 41 टू 49, 8% वोट बढ़ा। कांग्रेस 114 थी, गिर के आ गई 66। अब कांग्रेस का वोट परसेंटेज क्या रहा? कांग्रेस को 2017 के इलेक्शन में या 2018 के इलेक्शन में वोट मिले थे 40.89%। यहां मैं डेसिमल प्लेस को आपको बता रहा हूं, 40.89%। और 2023 में कितने वोट मिले? 40.45%। कांग्रेस का वोट प्रतिशत केवल और केवल 0.34% गिरा था, लेकिन सीटें 114 से 66 हो गई थी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कांग्रेस के वोट इंटैक्ट थे। और ये जब आपको समझ में आएगा तो ये जो बीजेपी वोट एडिशन कराती है लास्ट मिनट में, बिना ये पता ही नहीं लगता है वोट कैसे ऐड हुए, ये उस समय तक नहीं पकड़ा गया था। अब तो साफ साफ है कि जब चुनाव के वोट डल जाते हैं तब वोट में अंडे बच्चे पैदा हो जाते हैं। मतलब वो अपने आप बढ़ जाता है, वो अपने आप बीजेपी के वोट बढ़ने लगते हैं। और ये आपको बिल्कुल साफ दिखेगा, कांग्रेस के वोट कम नहीं हो रहे हैं, बीजेपी के वोट 8% बढ़ जा रहे हैं। और यही बात दोहरा रहे हैं राजस्थान में बीजेपी। आप ध्यान से देखिए, ये सारे वो फैक्ट्स हैं सामने। राजस्थान में बीजेपी की सीटें बढ़ती हैं, 2018 के में 73 आई थी, 2023 में हो गई 115। वोट बढ़ा 38 से 42, 4% वोट बढ़ा लिया। कांग्रेस का क्या हुआ? कांग्रेस की 100 सीटें थी 2018 में, 2023 में गिर के हो गई 70। और ये सुन के आपको ताज्जुब होगा, कांग्रेस का वोट प्रतिशत 39.30 से बढ़ के हो गया था 39.55%। कांग्रेस का सारी एंटी इनकम्बेंसी, सारा सचिन पायलट और अशोक गहलोत के झगड़े के बाद भी वोट बढ़ा था, मतलब करीब करीब दशमलव में बढ़ा था। लेकिन बीजेपी वो जो मैनेज करती है अपने वोट में, किस तरह से नॉन बायोलॉजिकल लोग उसमें से निकलते हैं, जिनका कोई कैसा वो वोट का पता ही नहीं लगता कैसे बढ़े। और अब वो स्पष्ट है, आपको सामने दिखाई दे रहा है कि वहां पे वोट किस तरह से बढ़ाए जा रहे हैं, कौन बढ़ा रहा है, क्या बढ़ा रहा है, ये भी करीब करीब स्पष्ट हो रहा है। ये बात मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि अगर आप ये देखने लगेंगे तो आपको बहुत सी चीजें और समझ में आ जाएंगी। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश इन सारी जगहों 80 सीट लाने की वजह से, भाई देखिए, उत्तर प्रदेश में 80 में आई हैं 33, मध्य प्रदेश में बीजेपी लाती है 29 में 29। तो आज उत्तर प्रदेश में क्या है? आज उत्तर प्रदेश में यह है कि 2024 के मुकाबले आपको लगता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या क्या चेंज हुई। ये ग्राउंड रियलिटी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि अयोध्या मंदिर का जो मामला था उसने बीजेपी को वोट लाके नहीं दिया। इसमें आपको कहीं कोई कुछ लगता है कि नहीं उसकी वजह से बहुत वोट मिल रहा है? उसने वोट लाके नहीं दिया।
ये भी तय है कि 2022 के मुकाबले 2027 में वो एंटी इनकम्बेंसी आती है। बीजेपी के अंदरूनी झगड़े अब सड़क पे आ गए। मोदी के बाद प्रधानमंत्री कौन की लड़ाई अब करीब करीब सार्वजनिक है, और ऐसे उसमें जो इसके मुख्य दावेदार हैं उन दोनों को यह सूट करता है कि अगर बीजेपी खराब परफॉर्म करती है तब भी अच्छा, अच्छा करती है तब भी अच्छा। उनके दोनों हाथ में लड्डू है। खराब करती है तो कहेगा इनकी वजह से हुआ, अच्छा करती है तो मुझे हटाओगे कैसे। तो उत्तर प्रदेश में इनकी हालत खराब है। अब उत्तर प्रदेश में क्या कहा जा रहा है? उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि साहब ये तो यादव राज है, यादव राज की वजह से अखिलेश पिछला वाला चुनाव हार गए थे। ठीक है भाई, लेकिन एक ध्यान रखिएगा, अखिलेश यादव ने पिछले चुनाव में जो सीटें थी, जो उनके पास उससे पहले जो सीटें थी, वो उससे पहले उनके पास 47 सीटें थी, वो बढ़ के 111 हुई थी, और केवल सीटें ही नहीं बढ़ी थी, अखिलेश यादव का वोट परसेंटेज भी 10.5% एक्स्ट्रा बढ़ा था। तो ये जो कहा जाता है ना कि वो, और अखिलेश यादव ये याद रखिएगा 2022 का इलेक्शन कांग्रेस के साथ मिलकर नहीं लड़ रहे थे। ये समझना इसलिए जरूरी है कि ये कांग्रेस और वो अलग अलग लड़ रहे थे। और जब 2024 में लोकसभा इलेक्शन दोनों लोग मिलकर लड़े तो क्या हुआ? धूल चटा दिया। 37 सीट अखिलेश यादव जीते थे। और आज की तारीख में अगर बीजेपी को एक ही उम्मीद है कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन नहीं होता है, तब उसके लिए चीजें बहुत आसान है। लेकिन अगर गठबंधन हो जाता है तो 2022 के रिजल्ट की को रिपीट करना करीब करीब इम्पॉसिबल है। वो चाहे कुछ कहें कि वो उनकी वजह से नहीं मिला, लोग ये हो गए, वो कुछ भी कहें, क्योंकि एक ध्यान रखिएगा, पिछली बार कांग्रेस को जो वोट प्रतिशत था वो उसका 4% वोट गिर गया था, 2 सीटें आई थी। आप अपने से पूछिए, आज देश का विपक्ष का जो सबसे बड़ा नेता कौन हो गया है? और आज एक ऐसा नेता जिसके साथ आने से किसी भी विपक्षी पार्टी के वोट बढ़ते हैं, जो पिछले लोकसभा इलेक्शन में हर जगह बार बार प्रूफ हुआ, उसका एक ही नाम है, राहुल गांधी। आज राहुल गांधी जहां जा रहे हैं उसके वोट बढ़ा रहे हैं। मुझे एक कारण बता दीजिए, क्या राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन लोगों के पास ये बुद्धि नहीं है कि अगर हम साथ लड़ेंगे तभी हम यहाँ पे बीजेपी को हरा सकते हैं, और इन लोग अलग अलग लड़ेंगे? ठीक है, कांग्रेस के लिए ये के मन में हो सकता है कि भाई मैं एक समय कुछ करूं, लेकिन अभी 2027 में ये दोनों के, मतलब मुझे कोई कारण नहीं लगता है कि इन लोग क्यों अलग लड़ेंगे। देयर हैज टू बी अ रीजन, है ना? मुझे कहीं दूर दूर तक ये नहीं लगता है कि लोग अलग अलग लड़ेंगे। कुछ लोग एक बात कराते हैं, नहीं मायावती से बात हो जानी चाहिए, मायावती के और कांग्रेस लड़ेगी। जो गठबंधन है वो है, मायावती जी भी आ जाए उस गठबंधन में तो बहुत अच्छा है, सोने में सुहागा है, लेकिन अगर नहीं भी आती है तो इस गठबंधन को इंटैक्ट रखा जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। कांग्रेस जिसके केवल 2 विधायक हैं और जिसका वोट परसेंटेज 4% गिर गया था, मेरे हिसाब से कांग्रेस गई बीती हालत में भी इस वोट परसेंटेज को तो बढ़ाएगी। कितना बढ़ाएगी मैं उस पर आज बात नहीं कर रहा। तो जो ले दे के मामला साफ है कि इन 8 राज्यों में ही बीजेपी इज ऑन द रन। मुझे इसमें से एक राज्य भी बता दीजिए, त्रिपुरा को आप कह सकते हैं कि त्रिपुरा में बीजेपी बहुत कंफर्टेबल है, बाकी किसी एक राज्य में बता दीजिए जहां पे कहा जाए कि बीजेपी बिल्कुल मतलब निश्चित है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे तमिलनाडु में निश्चिंत है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि बीजेपी वहां नहीं आएगी। केरल में बीजेपी नहीं आएगी। वेस्ट बंगाल में बीजेपी, जो आज जिस तरह के तेवर ममता बनर्जी के हैं, बीजेपी नहीं आएगी। इट्स कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये जो जो है, इट इज अ डाउन हिल फॉर बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के जो निर्णय है, आज मोदी जी को लोगों के कि मोदी जी से जो अपेक्षाएं थोड़ी कम हुई, क्यों हुई? क्योंकि मोदी जी निर्णय नहीं ले रहे हैं, मोदी जी स्टैंड नहीं ले रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में मोदी जी ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब देंगे? मोदी जी देश की समस्याओं के लिए बिल्कुल सामने आके फ्रंट फुट पे से बात करेंगे? मुझे ऐसा कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती है। और इसलिए अब बीजेपी के डाउन हिल है, वो 240 से आके
40 पे रुकेगी, 140 पे रुकेगी, 120 220 पे रुकेगी, इस पे आज बातचीत नहीं हो रही, लेकिन वो नीचे उतरेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और ये 8 विधानसभा इलेक्शन मुझे ऐसा लगता है विपक्ष से ज्यादा बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।